नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनुभव मिश्रा है और आज चौथे एपिसोड में सिटी टॉक के हम आपके सामने लाए हैं एक और दिलचस्प मुद्दा जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी जाने माने पत्रकार हैं और इनका जर्नलिज्म में काफी सालों का एक्सपीरियंस रहा है। बतौर फ्रीलांसर ये काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहे हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी उमेश जी का। उमेश जी, प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभा। और बेसिकली पहली बात तो कोई जाने माने तो खैर नहीं है, बाकी चल रही है करियर जैसा शुरू किया था 3-4 साल पहले। और ये है कि हाँ, शुरुआत की थी एज एन इंटर्न, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग चैनल्स में काम किया, कहीं फुल टाइम किया, कहीं इंटर्न थे। लास्ट स्पोर्ट्स विकी एक वेबसाइट है, स्पोर्ट्स विकी हिंदी, वहाँ पे बतौर एडिटर मैंने साइन ऑफ किया था। और फिलहाल अपनी मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। और उसके अलावा फिर रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है दिल्ली के, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो, शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह, वो कवर किए ग्राउंड से। उसके अलावा फिर जितनी भी चीजें हैं वो चल रही हैं और चलती रही हैं। तो और उसमें से ये है कि जो कुछ सीखा है अब तक, जितना जाना है, उसके अलावा जितना मैं आप लोगों को यहाँ दे सकता हूँ, मतलब आप लोगों के थ्रू जिन जिन लोगों तो के काम आ सकता है एक्सपीरियंस या ये बातें जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो बस यही कोशिश रहेगी कि आप मतलब मेरे से जितना आप निकलवा सकें। ये तो डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना निकलवा सकेंगे। बहुत बहुत जी शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए, आप लोगों ने बुलाया, इस काबिल समझा कि जी मतलब यहाँ पे कुछ मेरा काम बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी। धन्यवाद उमेश जी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे होस्ट पवन जी को। पवन जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू अनुभा। नाउ मैं पहले ये बता दूं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे जर्नलिज्म को लेके आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या क्या रहे हैं। तो पहली जो बुक पब्लिश हुई थी रिफॉर्म्स को लेकर, देखा है कि मोटा मोटी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी भारत में, कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी, वो कहा जाता है कि 1557 में पहली बुक जो है भारत में पब्लिश हुई। और पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई भारत में वो 1684 में, सन 1684 में, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई। और विलियम बोल्ट्स नाम के एक जाने माने ब्रिटिश थे, उन्होंने 1776 में पहली बार इंट्रो अनाउंसमेंट करी कि वो पहला न्यूज़पेपर जो है वो लगाना चाहते हैं। और किस लिए, ये जान के हैरानी होगी आपको कि ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हीं के मैल प्रैक्टिसेस को और करप्शंस को जो है वो उजागर करने के लिए। तो एक विचित्र बात है, बट है। तो इसके बाद 1780 में जो है जेम्स अगस्टस हिकी, जैसे हम जानते हैं कि पहला अखबार भारत का द बंगाल गैजेट के नाम से चलाया। और उसके बाद जो है फिर अलग अलग पत्रकारों ने अलग अलग जो है न्यूज़पेपर की झड़ी लगी। जैसे 1784 में एक कलकत्ता गैजेट आया, और जैसे ही न्यूज़पेपर आए तो सरकारें उजागर हुई। और सरकारों का एक काम ये होता है कि जैसे ही न्यूज़पेपर ने सरकारों को एक्सपोज करना शुरू किया तो सरकारें क्या करेंगी ये हम सब जानते हैं। सेंसरशिप एक्ट लेके आई 1799 में, पहली बार भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर में सेंसरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्होंने 1818 में कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लगी थी प्रेस पे उसको थोड़ा सा ईज किया। लेकिन फिर आता है 1823 का वो साल जब जॉन एडम्स, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय के जो पब्लिकेशन था उसको रोकने के लिए, वो नेशनलिस्ट आइडियाज को रोकने के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आया, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के अगेंस्ट में था। तो ये बेसिकली जो मिरातुल अखबार नाम से जो अखबार चलाते थे राजा राम मोहन रॉय, उसको रोकने के लिए था, तो उसको रोका गया। और फिर राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ काफी संघर्ष किया, जैसे हम जानते हैं। और 1833 में हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन 1835 में चार्ल्स मेटकाफ एक नाम के एक गवर्नर जनरल आते हैं, उन्होंने जो है भारतीय प्रेस को लिबरेट किया। और ऑल्सो इतिहास में उन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस की उपाधि दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ जो है लॉर्ड लिट्टन का दौर आता है सन 1878 के आसपास। वो एक काला दौर माना जाता है भारत के प्रेस रिफॉर्म्स को लेके, कि उन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया। खासकर जो है वो जो भारत के लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिकेशन होता था उसको रोकने के लिए था। तो एक बड़ा शानदार वाकया है यहाँ पे कि अमृत बाजार पत्रिका नाम से एक चलती थी पत्रिका, शिशिर कुमार घोष ने जो शुरू की थी, बेसिकली उसको रोकने के लिए था। वो बंगाली में उसका प्रकाशन होता था, उसको रोकने के लिए था कि बट उन्होंने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से रातों रात उसकी भाषा ही बदल दी और अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया अमृत बाजार पत्रिका को। तो जिसको काउंटर करने के लिए वो लॉ लाया गया था, कानून लाया गया था, वो ही जो है उससे लूप होल के थ्रू बच के निकल गया। बेसिकली ये था। और उसके बाद जो है फिर 1908 में कुछ न्यूज़पेपर एक्ट आया, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया। और एक कुछ आखिरी जो आजादी से पहले काम हुआ, वो 1921 में एक प्रेस कमेटी बनी,
सर तेज बहादुर सप्रू के अंडर में, जो कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर थे। और लॉ मेंबर हम बेसिकली जानते हैं 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था भारत में, उसके तहत लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और लॉर्ड मैकॉले, बहुत विख्यात नाम है, वो हमारे पहले लॉ मेंबर थे। तो उसी के तर्ज पर जो है तेज बहादुर सप्रू, वो 1921 में वो लॉ मेंबर थे। उन्हीं के अंदर एक प्रेस कमेटी बनी थी जिन्होंने रिकमेंड किया कि 1908 और 1910 के जो एक्ट है उनको रिपील कर दिया जाए। तो ये था आजादी से पहले का इतिहास। और कुछ मेजर मुद्दे जो हैं वो हम उमेश शर्मा से जानेंगे। तो ओवर टू यू। थैंक यू जी। धन्यवाद पवन जी, पूरा बैकग्राउंड देने के लिए। हमें हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत जरूरी था कि मीडिया का प्रभाव कितना रहा है इन आजादी के दौर में और उसके बाद भी। तो शुरू करते हैं उमेश जी। तो जैसे कि मैं शुरुआत में बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत फेमस क्रिटिक हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एसेइस्ट और क्रिटिक थे। तो वो कहा करते थे दैट जर्नलिज्म इज अ लिटरेचर इन हरी। आई एम श्योर आप तो वाकिफ होंगे ही उमेश जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अक्सर ये बात होती है कि मीडिया जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो how true do you think it is and how relevant it is in current times? Basically, Anubha, this question has this question has developed with a couple of contradictions with the time. When we discuss that the media is the fourth pillar, okay, I just want to ask one thing. Am I supposed to be bilingual or should I continue in the single English, or No, am I you supposed can to be be bilingual? bilingual. It is as per your discussion. You can be bilingual. You can use English and you can use. Okay. No, that's why please excuse me if I went into the Punjabi or somewhere else. So please excuse me at that moment. Okay. So first of all, when we talk about that, how media is the fourth pillar of the democracy, just excuse me for a second. Just excuse me I'm sorry for the delay. Just excuse me for a second. Please. जी उमेश जी, so as I was discussing, how true do you think it is in modern times that journalism or media is the fourth pillar of democracy? Okay, Anubha, when we are talking about that, whether it is fourth pillar or not. So first of all, what the thing comes in our mind is that what is the thing that decides the media's fourth pillar? The working pattern of the media, the working pattern of the journalists. We have three pillars: judiciary, executive, legislature. They all do their duty. Journalism is never supposed to intervene in the working pattern of all these three pillars. Journalism is never supposed to intervene in the working pattern of these three pillars. That's why when journalism was introduced, when we talk about journalism post-independence, we had several phases. Kuldeep Nayyar, one of the prominent faces. So they have decided that media is fourth pillar, but they are not supposed to intervene anywhere. And how they are fourth pillar? What is the thing that decide? The thing is that it is the mediator or the message conveyor from public to power to public. जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो उसे इंट्रोड्यूस कराना है, कोई रिपोर्ट है, कोई चीज हुई, कोई घटना हुई कहीं पे, गवर्नमेंट को अपनी कोई बात कहनी है, गवर्नमेंट को कोई नियम है, मास कम्युनिकेशन बाद में जो एक सब्जेक्ट अलग से ऐड हुआ। शुरू में क्या था कि पहले क्या था, इतनी इंट्रिकेसीज नहीं थी जितनी इंट्रिकेसीज आज है ना जर्नलिज्म में। पहले तो बस ये था कि आप पढ़े हो, आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पहले ये था, एक पैटर्न ये था। बाद में इंट्रिकेसीज इसमें डेवलप हुई। पहले इतने क्लासरूम्स अलग से नहीं होते तो कोई पत्रकारिता की अलग से पढ़ाई नहीं होती थी। पहले जितने भी आप लोगों को उठा के देख लें, आप आजादी से पहले जितने भी लोगों ने अखबार अपने चलाए, जिन्होंने की है पत्रकारिता, वो या तो कोई वकील थे या किसी और पेशे से थे। खुद बाल गंगाधर तिलक पेशे से गणित के शिक्षक थे। तो ये चीज है ना कि पहले एक पेशे के रूप में नहीं था, पहले ये मिशनरी था। लेकिन जब ये पेशे के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब लेट 80s और लेट 90s के बाद, जब आज तक की फॉर्मेशन आने को शुरू हुई थी, जब 2000-2001 के आसपास जब आज तक की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई, जब मीडिया में प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके अलावा फोर्थ पिलर का फिर ये मतलब हो गया कि आप गवर्नमेंट का मैसेज पब्लिक तक कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक की कोई डिमांड्स है, पब्लिक में कुछ अनरेस्ट है, पब्लिक कुछ कहना चाहती है, कुछ एड्रेस करना चाहती है गवर्नमेंट को, प्रोटेस्ट को एड्रेस करती है ना मीडिया। जैसे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो
तो गवर्नमेंट तक वो प्रोटेस्ट पहुंचेगा कैसे? भाई मीडिया ने कवर किया। मैं सॉरी आपको बीच में रोकना चाहूंगी, जो मीडिया शब्द है शायद वो मीडियम से आया है। एग्जैक्टली, मीडिया शब्द जो बना ही मीडियम से है। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम एक सिंगुलर फॉर्म है, मीडिया इज द मल्टीपल मीडियम्स और वेरियस मीडियम्स। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, मीडिया इज द प्लूरल। तो बेसिकली वहीं से बना, ओरिजिनेट हुआ। लेकिन विद द टाइम, अब आपका इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था, एक बार आप रिपीट कर दे, शायद मैं भूल रहा हूँ। आपका दूसरा हिस्सा था इस क्वेश्चन का। जी, मैंने यही पूछा था कि हाउ रेलेवेंट मीडिया इज इन प्रेजेंट टाइम्स। अच्छा, हाँ, ये चीज कितनी रिलेवेंट है कि मतलब आज हम इसे फोर्थ पिलर बोल पाए या नहीं बोल पाए। बिल्कुल। हाँ, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इन टुडेस टाइम, सो we are feeling very sorry, I am feeling very sorry to be being a journalist and saying this, that yes, we can't say that media is behaving like the fourth pillar of democracy. Media has completely changed its route. पहले काम क्या होता था? काम ये होता था कि आपने रिपोर्ट करना है। You have to report. You are not supposed to impose your theory or your opinion, what you think as a journalist. There is a different space, there is editorial space, there is editorial column for that, but you can't express your opinion in any news. When you are covering any news, when you are covering anything, you are not supposed to convey your opinion. As a journalist, you are expected to be very objective and do not impose your belief and opinions on those who are reading your pieces or who are reading your news. Exactly, अनुभव, बात अनुभव यही हो जाती है कि जब आप बात कर रहे हैं ना, आप एक रिपोर्ट कन्वे कर रहे हैं। आपका काम क्या है? जर्नलिज्म को जो मीडिया के सबसे पहले बेसिक्स बताए जाते हैं बच्चों को शुरुआत की पढ़ाई में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। 2-3 प्रिंसिपल बताए जाते हैं। आप इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें और अलग अलग मीडियम से एंटरटेन करें। जैसे दूरदर्शन पे भी अलग अलग शोज आते थे जब दूरदर्शन शुरू हुआ था एंटरटेनमेंट के साधन के लिए, और कृषि दर्शन काफी एजुकेटिव था, वो काफी इंफॉर्मेटिव शो आता था। तो इस तरह से जो ये काम होते हैं बेसिकली। खैर, अब क्या होता है, अभी जो हम देख रहे हैं, नैरेटिव सेटिंग, एजेंडा सेटिंग, प्रोपेगेंडा सेटिंग, तो ये तो कहीं से भी फोर्थ पिलर के काम नहीं होते। फोर्थ पिलर का काम होता है कि आपने एक चौथा काम पर मजबूत बनकर खड़ा रहना है। आप जब सोचते हैं ना कि हम फोर्थ पिलर हैं, हम मीडिया हैं, हम जुडिशियरी के काम में भी दखल देते हैं, हम एग्जीक्यूटिव के काम में भी दखल देते हैं, हम लेजिस्लेचर के काम में भी दखल देते हैं, तो उससे होता क्या, आपका अपना काम खराब होता है जो आपको असल में करना है। जी, तो इससे क्या, मेरा अगला सवाल इसी के ऊपर है। आपने नैरेटिव सेटिंग की बात की, मेरा अगला सवाल जो है उसी कड़ी में है। मैं उसी का अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये एक पॉलिटिकल बायसनेस है, मैं आई वोंट गो इनटू द पॉलिटिकल स्पेस की कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर का है। तो जो मीडिया हाउसेज हैं सबकी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो क्या कहेंगे उसे, कि एक पॉलिटिकल बायसनेस पहले से ही तय है कि ये प्रो गवर्नमेंट ज्यादा है या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है, या फिर वो जो ऑब्जेक्टिविटी जो आनी चाहिए मीडिया जो रिपोर्टिंग करती है उसमें वो ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं खोती जा रही है। आई एम श्योर आप मेरी बात से अग्री करेंगे। तो जो समझ रहा हूँ जी, जो व्यूअर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं एक आम जनता जो है, मैं एक आम पब्लिक हूँ, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी रेलेवेंट आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है हर चीज वो सही करती है, या ऑपोजिशन अगर सरकार को हर बात पे विरोध करती है तो ऑपोजिशन भी सही है, पर जिस तरीके से ये सिलेक्टिव कवरेज जो होती है, जो हमारे आइडियोलॉजिकल बायसनेस जो मीडिया हाउसेस दिखाते हैं, जो वो चीज है, वो जो रिपोर्टिंग है उसको कितना रेलेवेंट रखती है, मेरा सवाल इस पे है। इसमें पहली बात तो ये है कि रेलिवेंसी तो वहीं खत्म हो गई जब हमने एक अपना एक पाला डिसाइड कर लिया। व्हेन वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू स्टैंड देयर, रेलिवेंसी हमारी वहीं एट द मोमेंट खत्म हो जाती है। और अब बात आती है कि इसको ये क्यों हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिविटी क्यों खत्म हो रही है, हम सब्जेक्टिव क्यों हो रहे हैं या सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं। तो बात ये है कि मीडिया के साथ दिक्कत ये है ना, अगर आपको ये पता लगाना है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका एक सिंगल लाइन में मैं हमेशा वही आंसर देता हूँ जब भी कहीं डिस्कशन होते हैं। तो आंसर यही रहता है कि उनकी लायबिलिटी टू द इन्वेस्टर होती है। लायबिलिटी टू द इन्वेस्टर, जो कि एक बहुत खतरनाक टैगलाइन और खतरनाक शब्द है आप मीडिया के लिए, कि ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पैसा कैसा है। अगर आपके पास पैसा उस तरह का है कि आपको किसी के लिए भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपका सोर्स इनकम का ऐसा है कि आपको
किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं पड़ रही कि आपको वहां से एडवर्टाइजमेंट उठानी है या क्या करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है तो आप वो तरीका रखें पैसे का और खुल के अपनी पत्रकारिता करें जो करनी है, आपको निष्पक्ष करनी है। और बेसिकली आ जाती है अब राइट लेफ्ट सेंट्रिस्ट और लिबरल, ये सारी चीजें ना बहुत बहुत माइनर चीज है, बहुत मतलब ऑब्सोलीट सी, मेरे नजदीक जो है बहुत ऑब्सोलीट सी चीज है। बंदे को रेशनल होना चाहिए, अगर उसको जर्नलिस्ट होना है तो उसे रेशनल होना पड़ेगा, उसे बैलेंस भी नहीं होना है। रेशनल का मतलब है कि आपको स्टैंड लेना है, लेकिन आपको स्टैंड देख के लेना है कि अभी स्टैंड किसके लिए आप ले रहे हैं। दो चीज हो जाती है कि एक वक्त ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पत्रकार को हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहना चाहिए। देखो इसमें मैं रेशनल होकर आपसे ये बातें कहना चाहता हूँ कि ना आज का जो मीडिया है वो पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट अपने कॉर्पोरेटिव हो चुका है, ठीक है। अभी जो लेंथी जर्नलिज्म आप देखते थे ना, जो हार्डकोर जर्नलिज्म होता था कि अरे है लंबी रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट टैग होती थी कहीं, जब उसका रेफरेंस दिया जाता था कि यार फलाने जर्नलिस्ट ने रिसर्च करके ये रिपोर्ट बनाई है। आज के टाइम में क्या है कि अरे क्यों ही बोल रहा है ये, क्या ही बोल रहा है। आज के टाइम में आपको बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हार्डकोर जर्नलिज्म की तरफ जाते हुए दिखेंगे। आप आज के टाइम में आपको बच्चे इन्फ्लुएंस होते मिलेंगे इन चैनलों के एंकर्स से। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं किसी का एंकर का नाम नहीं। बच्चे एंकरों को देख के मोटिवेट होते हैं कि बनना एंकर रिपोर्टर ही है, जबकि मेरा एक ही उनको सजेशन रहता है कि आप स्किल्स डेवलप करें, कि आपको चैनल्स भी जॉब नहीं देंगे, आप अकेले दम पे इतने हो जाएंगे कि आप फ्रीलांस में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर खड़े हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर कोई बायसनेस नहीं रहेगी, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी कि आपने इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है। खुल के अपने रिसर्च करके रिपोर्टाज बनाए, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखें। फिर बात आती है रेलिवेंसी तो वहीं खत्म हो गई कि जब आप किसी खबर पे दिमाग लगा जा रहे हैं कि इसमें फलानी पार्टी के लिए पॉजिटिव हमें निकाल के लाना है। बिल्कुल। आज का मीडिया सीधे कड़वे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ एक पीआर कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जैसे एक पीआर कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है, आज का मीडिया उसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अभी अगर मीडिया में किसी एक चैनल अखबारों का नाम नहीं लूंगा, कुछ जगह बची हुई है, कुछ जगह पे बची हुई है जिसमें आप अखबारों में जो अखबारों वाला सेक्शन है, थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं और उनमें बची हुई है, ठीक है। तो वहां से पढ़े। ऐसे ऐसे भी न्यूज़पेपर्स हैं, दो बड़े न्यूज़पेपर्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं जी। आप देखें ना, वो भी तो जर्नलिज्म ही कर रहे हैं ना, वो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो बच्चों को आईएएस बनवा रहे हैं। वो जर्नलिस्टों को देख लो कि वो बच्चे आईएएस बन रहे हैं उन्हें पढ़ पढ़ के कि तो ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं ना। काम वो रवीश कुमार ने बहुत पहले कहा था, ये कोर्ट में इसलिए उनका नाम के साथ बोल रहा हूं क्योंकि काम का कोर्ट था। उन्होंने बोला था कि काम ऐसा करोगे जो दूसरे के काम आ सके। बिल्कुल। आप किसी के आपने किसी नेता का इंटरव्यू कर लिया, आपने उसकी दो चार बातें अच्छी कर दी, आपको उससे तो पैसा मिल गया, आपने कमा लिया, आपने बंगला बना लिया, आपने गाड़ी बना ली, आपने अच्छी अच्छी चीजें खड़ी कर ली। आप ये देखें कि अगले 10 साल बाद आप कितने रिलेवेंट बचेंगे। बिल्कुल। और वो जाहिर सी बात है कि जो जिस खबर को आप प्रामाणिक तौर पे जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, उसकी वैधता कितनी रह जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि देखिए सरकारें आती जाती हैं, लोकतंत्र में यही तो एक खासियत है कि सरकारें आएंगी जाएंगी। तो अगर आप कहीं अपना एक पॉलिटिकल बायसनेस अगर कहीं रखना भी चाह रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। It is going to be there only till the time that political party is in establishment. होता क्या है अनुभव कि जब हम जर्नलिज्म वाली बात करते हैं ना, जर्नलिस्ट, ये नहीं होता कि आपको मान लीजिए अच्छा मोस्ट इनफेमस इंटरव्यू आप लोगों को याद होगा वो 2007 का जो 3 ही मिनट चल पाया था, CNN का वो इंटरव्यू, किसको याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। करण थापर एंड द करंट स्टेट्समैन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, वो क्यों वो नहीं होना चाहिए था। इवन करण थापर डिडंट वांटेड दैट 3 मिनट इंटरव्यू, ही आल्सो वांटेड दैट फुल फ्लेज इंटरव्यू। आपको ना, मैं कोई सजेशन ये वाली बात सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप पूरी तरह अपने स्क्रूपल से कंप्रोमाइज कर लीजिए, अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज कर लीजिए, बट जब आपको दिख रहा हो ना कि माहौल थोड़ा बहुत अजीब सा हो रहा है, जैसा आज करंट टाइम में हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि करंट टाइम में कोई बोल ही नहीं पा रहा हो। बिल्कुल दिक्कत तो है, बोलने वालों के लिए दिक्कत तो हो रही है, पर ये तो नहीं है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है। बात ये कि थोड़ा सा एकोमोडेट किया जाता है, थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया जाता है खुद को, ठीक है। अगर करण थापर चाहते तो द घोस्ट स्टिल हॉन्ट्स यू की जगह
do those stories still revisits you still remember those stories, और कुछ Right. ऐसा करके पूछ सकते थे वो, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो पूरा इंटरव्यू चलता, बट ही वेंट दैट मच हार्ड कि वो अगले सामने वाले बंदे को नागवार गुजरा। जी। एंड you are interviewing as chief minister of a state, राइट। you are not interviewing any नगर पालिका member or someone. जी जी बिल्कुल। You should चलिए have उनका absolutely- पर्सनल पर्सपेक्टिव था। आई थिंक इट विल गेट टू पॉलिटिकल इफ वी गो इनटू दैट डिबेट, एंड आई वुड surely लाइक अस टू, जी जी, वी विल लाइक अस टू but बी it अ is लिटिल the answer, it is the answer of that question, it is the जी। answer of the question that how can we sustain in a long time. राइट, We can sustain in a long time with a few accommodations and modulations. exactly. And that is the way forward. I think that is how you move forward, with little adjustment and with little modulations in your approach, and not in your final goal. एक बात है ना तो कि कड़वी बात मीठे लहजे में कह दो, बात तो वही रहेगी, जी, बात तो वही रहेगी। आपको अपोज करना है, क्रिटिसाइज करना है, प्यार से कर दो, लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाना है, आपका काम भी हो जाना है, आपके समझौता भी नहीं किया आपने अपने जमीर से, आपका जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल बच गया, आपका सब कुछ बच गया, ऐसे कर लें। जी, अगला क्वेश्चन आपका। जी, तो मेरा सवाल अगला आपसे उमेश जी ये है कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, इसको इंश्योर करने के लिए, या फ्री एंड मीडिया जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल बायसनेस से दूर रहे, या बहुत कम उसमें पॉलिटिकल बायसनेस का रोल हो, और वो बिल्कुल खुले तौर पे, और जो सच को सच, और जैसे वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि कॉलिंग अ स्पेड, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि मीडिया जो है बिल्कुल फ्री और इंडिपेंडेंट तौर पे काम करे? इसमें सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि मीडिया को फ्री और इंडिपेंडेंट करने के लिए ना, जी, जैसे कि कुछ चैनल्स हैं, करें एंडोर्समेंट तो अपन किसी की करने के लिए बैठे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स हैं जो स्टेट टैक्स फंडेड चलते हैं बाहर, जो पब्लिक टैक्स आता है उससे फंडेड होकर चलते हैं, उन्हें गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हो गया, एक क्राउड फंडिंग हो गई आपकी, खैर ये तो शॉर्ट टर्म है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये हो गया कि आपके पास ना, जब भी फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए सबसे पहले तो आपके संविधान में एक मीडिया के लिए अलग से प्रेस लॉ होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19/2 वही गिने चुने आर्टिकल उठा के रख दिए, उन्हीं को प्रेस में मतलब हमने वहां पे ला के रख दिया कि आप भी इन्हीं में से अपने राइट्स ढूंढ लें। जबकि अमेरिका आप उठा के देख लें, अब जितने भी फॉरेन कंट्रीज है जहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इवन उन कंट्रीज में भी प्रेस लॉ अलग से बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। सबसे पहले तो आप ये लेके आए, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मजबूत करें, जो टूथलेस टाइगर का जिसको हमने संज्ञा मिल चुकी है, जिसका कोई रोल नहीं बचा है, प्रेस काउंसिल एक काउंसिल बनाई जाए, या अलग से आयोग बने जो कि ऑटोनमस हो, एक ऑटोनमस बॉडी बनाई जाए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। ये चीजें हैं जो ये कुछ स्टेप्स हैं। हालांकि फिर अब सवाल आता है ये स्टेप्स लेगा कौन? ये स्टेप्स अगर खुद मीडिया अपनी तरफ से बोले ना, 4-5 चैनलों के मालिक भी अगर उठ के बोल दें कि हमें मीडिया काउंसिल चाहिए, पब्लिक उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। जी। आप दिल गुर्दा दिखा दें कि हमें करना, हमें गवर्नमेंट के उस चंगुल से फ्री होना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट इसकी। जी। 4-5 चैनलों के मालिकान ये चीज बोल दें, जनता आपके पीछे खड़ी है। ये चीज जी। तो उमेश जी, मेरा सवाल, जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत जरूरी है कि प्रेस लॉज हमारे देश में, हमारे संविधान में इंक्लूड किए जाने चाहिए, तो मेरा अगला सवाल है कि हम लोग अक्सर देखते हैं जो जिन एरियाज में इंसर्जेंसी रहती है, जैसे कश्मीर हुआ या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके जहाँ पे इंसर्जेंसी का माहौल रहता है, तो वहां पे अक्सर इंटरनेट जो है उसकी वो बाधित कर दिया जाता है, या लोग उस एक्सेस ना कर सकें, बिकॉज वी ऑल नो कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है वो सिर्फ आप तक नहीं रह सकती है, इट हैज द कैपेसिटी टू रीच मिलियंस एंड बिलियन ऑफ पीपल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। आई थिंक 2019 या 2020 में 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट ये एक फंडामेंटल राइट बन गया था। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, जो ये अक्सर इंटरनेट का बाधित किया जाता है या लोग एक्सेस ना कर सकें, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं?
इसमें दो चीज है अनुभव, इसमें ना दो चीज बनती हैं। राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को होना चाहिए। अगर कहीं इंसर्जेंसी बनी, कहीं कंडीशन ऐसी बनी है, अनरेस्ट है, मान लीजिए कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं भी है, ठीक है, सबसे पहले आप उस चीज की इंटेंसिटी देखें। अगर इंटेंसिटी को रोकने के लिए 1 से 2 दिन के लिए बंद करना भी पड़ रहा है जी, कई बार क्या होता है कि अधिकार ना, हम अपना अधिकार लेना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि हम अपना वो अधिकार यूज करके हम अपने ही लिए बैकफायर ना हो जाएं। राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्म कर लिया हमने, हमें मिल but गई what है about लिस्ट। the problem that what about the ओके, आई एम problem that कमिंग these टू people face? आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। उसके बाद प्रॉब्लम कंट्रोल हो गई, ठीक है, आपने राइटर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, नॉर्मेंसी लौट आई। उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में जो हो रहा है ना कि नॉर्मेंसी आप वहां पे इंश्योर ही नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, ठीक है, इतने साल तक आपने इंटरनेट बंद रखा, इतने महीनों तक आपने बंद रखा, देन इट इज द वायलेशन ऑफ दैट राइट। ये दो स्टेट होती हैं कि आप अनरेस्ट की जितना पीरियड है उतने पीरियड में आप बंद कर रखे हैं एहतियातन, एहतियातन। उसमें भी अगर आपको एक्सट्रीम जरूरत लग रही है, इसकी भी फिर लिमिटेशन तय होनी चाहिए कि कितने अनरेस्ट पे गवर्नमेंट इंटरनेट की एक्सेस डिनाई करेगी, कि क्या कितना, मतलब क्या कुछ हो, उसके लिमिटेशन होनी चाहिए कि जब यहाँ पे इतना अनरेस्ट हो कि इतनी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई हो कि पैरामिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ रही है या पुलिस के अलावा जरूरत पड़ रही है। अगर पुलिस तक में हैंडल हो जा रही है कोई चीज तो उसके लिए इंटरनेट एक्सेस बंद करने का कोई सेंस समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ रही है, वहां पे चीजें बढ़ रही हैं, तो आप 1 से 2 दिन तक जब तक नॉर्मल हो जाए तब तक के लिए लिमिटेड कर दें इंटरनेट को। बिल्कुल लिमिटेड मतलब कि उन एरियो में बंद कर दें जो राइट प्रोन है, बिल्कुल राइट प्रोन एरिया। ये नहीं कि देखिए कठुआ या कुपवाड़ा में या फिर सोपोर में दंगा हुआ, ठीक है, और आपने नेट का बंद कर दिया पूरे कश्मीर का, पर तो वी उससे कैन नॉट आल्सो इग्नोर, पर हम लोग ये इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना कि अगर सरकार या जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां की अगर ऐसा कोई स्टेप लेती है तो उनके भी अपने लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं ऐसा करने के पीछे। अगर नॉर्मेलिटी लौट भी आई है उन एरियाज में, बट दे समहाउ स्टिल फियर कि चीजें फिर से बिगड़ सकती हैं और शायद उस चीजें बिगड़ने का जो पैमाना होगा इस बार बहुत बड़ा होगा। तो सरकार के ये जो स्टेप है ये आप इसको कितना रेलेवेंट समझते हैं या नहीं, इसकी सार्थकता रेलिवेंसी, कितनी जरूरी है? जी, रेलिवेंस के साथ क्या जरूरी है, सॉरी, ये कितना सार्थक है, मैंने पूछा ये कितना अच्छा सार्थक सार्थक। देख अनुभव, इसमें दो चीज होती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ना ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होती जिसके पास ये ताकत ना हो कि वो आईपीज आइडेंटिफाई कर सके, आईपी एड्रेसेस आइडेंटिफाई कर सके। ऐसी इतनी ताकत ना हो किसी गवर्नमेंट के पास, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता। उनके पास पूरा सिस्टम है, आप आईपीज आइडेंटिफाई करें, आप उस एरिया में बंद करें, लेकिन उस वजह से जो वहां बच्चे कुछ करना चाहते होंगे, जो पढ़ना चाहते होंगे, जे&के पीएससी, स्टेट पीएससी भी होती है, यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले बच्चे भी होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। कई बार आपका लेजिटिमेट कंसर्न आपका समझेगी पब्लिक, लेकिन आप लेजिटिमेट कंसर्न को लेजिटिमेट तरीके से इंप्लीमेंट करें। आप क्या करती है गवर्नमेंट, कभी कई बार क्या करती है, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए करती है, ईगो सेटिस्फैक्शन। Like the biggest example may be controversial after the years when this clip maybe got viral, but I want to tell that we all want the land of Kashmir, but we don't want Kashmiris. हम उन्हें पाकिस्तानी बोल देते हैं कि आप चले जाएं पाकिस्तान, हमें कश्मीर की जमीन चाहिए। तो आप कैसे, दिस बाइगॉटरी कांट बी जस्टिफाइड विद एनीथिंग ना। तो बात ये कि आईपीज आइडेंटिफाई ना हो सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सारी अवेलेबल है। आप आईपीज आइडेंटिफाई करें, बहुत टेक्निकल तरीका है, बिना किसी लिटरेचर जैसी बहस में उलझे आईपीज आइडेंटिफाई करें, एरियाज आइडेंटिफाई करें, वहां पे आप कनेक्शन काट दें बिल्कुल, क्योंकि जहां से आप अब जब जहां से ओरिजिन और ये चीज आपने वही कनेक्शन काट दिया, इंफॉर्मेशन वहीं से आनी। तो ये चीज हो सकती है लेजिटिमेट कंसर्न, गवर्नमेंट का समझा जाता है, हर एस्टेब्लिशमेंट की अपनी वो होती है, कोई जरूरी नहीं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही रहा जाए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा तो एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा कि वी ऑल वांट द लैंड ऑफ कश्मीर बट वी डोंट वांट कश्मीरीज। तो आई थिंक जो वहां पे स्टोन पेल्टिंग करते हैं या जो लोग वहां पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं कश्मीर में, आई थिंक वी वांट आवर लैंड टू बी फ्री फ्रॉम देम।
And it is not that we Exactly. are against every Kashmiri who wants to be integrated and who wants to get connected to the mainland India. Basically, I was talking about the normal civilians of Kashmir. जी 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 बिल्कुल, I Stone get that. pelters, stone pelters can't be forgotten. They Right. they they can't be apologized. Okay, जी they can't be apologized. उनको जी माफ नहीं कर सकते हम उनको। मैं महबूबा मुफ्ती या किसी और के जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि वो भटके हुए नौजवान है। वो भटके हुए बिल्कुल नौजवान नहीं है, उनके राइट दिमाग में बिठा दिया जाता है। ठीक है, जी जी अब आती है बात सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो सबसे जी पहले तो लोगों को लगता है कि कश्मीर इंडिया पाकिस्तान का मसला है। सबसे बड़ी राइट गलतफहमी हम 74 साल से यही लिए चल रहे हैं कि कश्मीर इंडिया पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल वो एक्चुअल में मसला है कि रशियन, अमेरिकन, चाइनीज डोमिनेंस वर्सेस इंडियन डोमिनेंस। जी उमेश जी, लोगों मैं को और ये आपको बीच में रोकना चाहूंगी। जी माफी चाहती हूँ कि हमारी समय सीमा है और जी बहुत दिलचस्प मुद्दा है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो इसमें ऐड की जा सकती हैं, और मैं माफी चाहूंगी कि मुझे आपको रोकना नहीं, पड़ रहा कोई है। बात नहीं, कोई जी बात जी नहीं। अगर तो आप लोग चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 9 बजे तक का टाइम मैंने लिया हुआ है ऑफिस वालों से। अगर आप लोग इसे कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी बाकी अगर यहाँ बिल्कुल। समाप्त करना है तो तो यहाँ समाप्त कर सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल, आखिर में एक सवाल है कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया का क्या रोल रहा है? देखिए, प्री में तो सारा फोकस इंडिपेंडेंस पे था। जी प्री में तो सारा फोकस इंडिपेंडेंस पर था। उसके बाद जी पोस्ट में जब आया तो वो हाँ जी मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट का पीरियड था। राइट पोस्ट के बाद मतलब जी आजादी जी हमें मिल गई 47 में। सबसे पहले एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 1947 में। सबसे पहले जिसको इसलिए किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है, उनको एग्जामाइन करने के लिए एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी बनी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये क्वेश्चन आया, तो मैं शायद कुछ तैयारी करके बैठा भी था, इसलिए मुझे ये वाला क्वेश्चन मुझे बताया नहीं गया, तो खैर फिर भी थैंक यू। तो 1951 में क्या हुआ कि एक प्रेस एक्ट आया जिसमें क्या था कि अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 19(2) में। 19(2) में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू डिमांड एंड फॉरफीट सिक्योरिटी फॉर पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर। ठीक है, इसमें क्या था कि 1947 में एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी आई। उसके बाद 51 में एक अलग से प्रेस एक्ट आया जिसमें रेगुलेशंस हुई। उसके बाद फिर चीजें आती गई, फिर डीडी का इंट्रोडक्शन हुआ कुछ सालों बाद। ठीक है, फिर टीवी के साथ साथ रेडियो डेवलप हुआ। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो आपका पूरा डेवलपमेंट एरा है। प्री इंडिपेंडेंस में मेन फोकस था, हमारे मुखातिब थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे मुखातिब थी कि अब अपनी डेवलपमेंट मीडिया की, जो जी न्यूज़पेपर्स चले, टाइम्स जी चल रहा था पहले से, टाइम्स ऑफ जी इंडिया जी चल रहा था पहले से, हाँ जी इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद कुछ सालों बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी रफ्तार पकड़ी। इंडियन जी एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी, हिंदू ने रफ्तार पकड़ी, कई जी चीजों जी ने, आनंद बाजार पत्रकारिता, जो एबीपी, फिर एबीपी बाद में डिजिटलाइज हुआ। फिर जी 90s में, अर्ली 90s फेज में, जब 91 92 जब CNN, जब ये टीवी मीडिया जब शुरू होना था, जब प्राइवेटाइजेशन आना शुरू हुआ मीडिया में। जी ठीक है, फिर लेट 90s में आपका जो एक शो आता था डीडी पे, जी आज तक करके, आधे घंटे का एक शो आता था अरुण पुरी का। जी 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 अरुण पुरी का जो आता था शो, वो आज तक सिर्फ आधे घंटे का शो। फिर उस शो के आइडिया से एक पूरा एक चैनल आज तक खड़ा हुआ, पूरा एक चैनल खड़ा हुआ। तो जी ये जी पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट देख लें, पिछले 30 साल, 84 में जो डीडी की कवरेज थी। फिर जनसत्ता, जो हिंदी में जी जनसत्ता के जो फाउंडर एडिटर थे प्रभाष जोशी सर, जनसत्ता हम्म। लेकर आए। कई अखबारों ने, कई चीजों ने, क्या हुआ कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जितना भी था, वो हमारा मोस्टली हमारा फोकस उस पर रहा कि हमारी जी लिटरेरी डेवलपमेंट। अभी और अखबारों अब पे इंडिया न्यूज का एक साधन सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। ये बेसिकली सब इसमें ट्रेडिशनल मीडियम्स से हट के अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मोड है। सोशल मीडिया, लेकिन आज भी उतना उतना वो नहीं बन पाया है। अभी भी जी वो लेजिटिमेसी हासिल नहीं कर पाया है सोशल मीडिया। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल आपको टू बी ऑनेस्ट, लोग अभी भी पेपर की तरफ बढ़ते हैं, लोग अभी भी टीवी चैनल खोल के देखते हैं। हालांकि वो उम्मीद तो खैर अब लोगों की खराब है कि टीवी चैनल में खबर मिलेगी। जी फिर भी अखबार थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं खबर देने की। अच्छा, हम्म, अखबारों के साथ मसला क्या है इंडिया में? लोग कहते हैं कि अखबार हमारे यहाँ बढ़ रही है, बाहर कम हो गई है। रीजन ये है कि हम बाद में यहाँ पे हम लिटरेट बाद में हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ अभी तक अखबारों का चलन बचा हुआ है। जी और अगले 5-10 साल में हम भी अखबारों से ऊपर आ जाएंगे।
जो जी। बाहर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो आ गए हैं सोशल मीडिया पे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, उनका पूरा ज्यादातर मटेरियल। हम्म। जी, और कोई आपका कंक्लूडिंग है, आप मैं इनफ है या जी कुछ और इसमें ऐड कर सकता हूँ? जी उमेश जी, मेरा जस्ट लास्ट एक सवाल आपसे ये है कि जो ग्लोबल प्रेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक अक्सर कम दिखाया जाता है बाकी और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में। तो जो ये रैंकिंग है ये कितनी रेलेवेंट है, अगर आप इसको हमारे शो के लिए समअप कर सकें ऐसे। अगर रैंकिंग की रेलेवेंसी देखनी है तो इसका मैं सीधा सा आंसर ये देना चाहूंगा, अगर आपको कहीं भी किसी भी देश में प्रेस की इंडिपेंडेंस देखनी है जी। तो आप सबसे पहले वहां जाके ये पता करें कि करंट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा क्रिटिक आदमी जिंदा है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इससे जी। आपको पता लगेगा अगर वो आदमी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ठीक है, हमारे देश में कितने लोग हैं जो दिन रात, जो करंट गवर्नमेंट है या पिछली गवर्नमेंट थी, जी। खूब खूब क्रिटिसाइज किया, खूब बिल्कुल। क्रिटिसाइज किया, बट दे आर लिविंग हैप्पीली विद देयर लाइफ्स, दे आर लिविंग दैट्स हैप्पीली विद देयर फैमिलीज। गवर्नमेंट जानती है कि क्रिटिसिज्म इज पार्ट। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जो आप रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं, अच्छा हम्म। रैंकिंग का मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी इंडिया की, सरदार उधम सिंह। जी जी उसको जी। ऑस्कर में इसलिए नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि हेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश था उसका, वो जो ओह। उन्होंने रीजन दिया ऑस्कर से बाहर करने का। जी। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो शायद, अच्छा सॉरी गलती से क्लिक हो गया। तो उन्होंने जो रीजन दिया था वो हेटेड अगेंस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो उन्होंने रीजन ये दिया था कि हेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश। तो सेम चीज है, मेरा मानना है कि रैंकिंग्स पे उतना गौर ना किया जाए। जो जी। ग्लोबल फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अच्छा सबसे बड़ा अलमिया या सबसे बड़ा इसमें आयरनी तो ये है कि अफगानिस्तान 122वें नंबर पे, जिस इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, जी 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 जी। वही अफगानिस्तान जहां हमारे दानिश सिद्दीकी चले गए, जहां हमने दानिश सिद्दीकी को खो बिल्कुल। दिया। ठीक है, जी। तो इससे ही पता लग जाता है कि इंडिया में तो सारे जिंदा हैं जी। सारे। मतलब इस चीज से मेरा ये मानना है कि रैंकिंग्स को उतना सीरियस ना लिया जाए। वहां की एक ना प्रॉक्सिमिटी